हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर पेपर 1.5 एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण विधि पर चर्चा करेंगे। एनवायरमेंटल लॉ या पर्यावरण विधि के अंतर्गत सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 3 अधिनियमों का अध्ययन करना है, जिसमें है पहला द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 यानी जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। दूसरा है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। तीसरा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आज हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यानी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पर चर्चा करेंगे। यह अधिनियम 4 अध्यायों और कुल 26 धाराओं से मिलकर बना है, अर्थात इस अधिनियम में 4 अध्याय और कुल 26 धाराएं हैं, जिसमें है पहला अध्याय प्रारंभिक, जो कि धारा 1 व 2, जिसमें धारा 1 व 2 हैं। दूसरा अध्याय है जिसे कहते हैं केंद्रीय सरकार की सामान्य शक्तियाँ, जनरल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें है धारा 3 से 6। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और शमन प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अमेंडमेंट ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन, जिसमें है धारा 7 से लेके 17 तक। आखिरी है प्रकीर्ण या मिसलेनियस, धारा 18 से लेके 26 तक। पिछले लेक्चर में हमने धारा 1 व 2 का अध्ययन किया था, अर्थात पिछले लेक्चर में हमने अध्याय 1 के बारे में चर्चा की थी। आज हम अध्याय 2 केंद्रीय सरकार की सामान्य शक्ति, जो कि धारा 3 से 6 तक है, पर चर्चा करेंगे। अध्याय 2 केंद्रीय सरकार की सामान्य शक्तियाँ, जनरल पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें हमें धारा 3 से 6 तक अध्ययन करना है, पर आज हम चर्चा करेंगे। धारा 3 केंद्र सरकार की पर्यावरण संरक्षण और सुधार के उपाय करने की शक्ति से संबंधित है। धारा 4 अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्यों का और उनके कार्यों या कर्तव्यों के बारे में है। धारा 5 निर्देश देने की शक्ति और धारा 6 पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम से संबंधित है। सबसे पहले धारा 3, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के उपाय करने की शक्ति से संबंधित प्रावधान है। धारा 3(1) के अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार को ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति होगी जो वह पर्यावरण के संरक्षण और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने तथा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए आवश्यक समझे। अतः हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है पर्यावरण का संरक्षण और उसकी गुणवत्ता में सुधार तथा दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण के लिए निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए आवश्यक कार्य। अब है धारा 3(2), इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को आवंटित विषयों की सूची के बारे में बताया गया है, जिसमें है पहला या धारा 3(2)(1) राज्य सरकारों, अधिकारियों,
प्राधिकारियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने हेतु उपाय करना। इसके अनुसार बताया गया है कि राज्य सरकारों प्राधिकारियों के कार्यों में समन्वय स्थापित किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत संघ के विभिन्न राज्य सरकारों तथा उसके अधिकारियों एवं प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाइयों में समन्वय बना रहे, इसके लिए केंद्र सरकार आवश्यक उपाय करने के लिए प्राधिकृत है। दूसरा है राष्ट्रीय कार्यक्रमों की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना। धारा 3(2) के अनुसार केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और शमन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों की योजना बनाए तथा उन्हें कार्यान्वित करे। पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, संरक्षण व शमन करना राज्य का दायित्व है और इसके लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकारों व प्राधिकारियों द्वारा पृथक व संयुक्त प्रयास भी करेगा। तीसरा है मानक निर्धारित करना। केंद्र सरकार को इसके अंतर्गत शक्ति प्रदान की गई है कि वह पर्यावरण की गुणवत्ता की दृष्टि से विभिन्न पदार्थों के लिए या विभिन्न कार्यों के लिए मानकों का निर्धारण करे ताकि पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। चौथा है उत्सर्जन तथा निस्सरण की व्यवस्था करना। केंद्र सरकार को इस प्रकार उपाय या मानक निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है कि जिससे पर्यावरणीय प्रदूषणकारी घटकों का उत्सर्जन तथा निस्सरण किया जा सके। पांचवा है निषेधित क्षेत्र घोषित करना। धारा 3(2)(5) के अधीन केंद्र सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह उन क्षेत्रों का निर्धारण करें जहां कोई उद्योग तथा प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकेगी। यदि चलाई जाएगी तो पर्याप्त सेफगार्ड या रक्षा उपायों के अधीन ही चलाई जा सकेगी। छठा है दुर्घटनाओं के रोकने के लिए प्रक्रिया व रक्षा उपायों का निर्धारित करना। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रक्रिया तथा रक्षा उपाय निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है तथा उनके उपचार हेतु उपाय करने की भी शक्ति प्राप्त है जिनसे कि पर्यावरण प्रदूषण कारित होने की संभावना है। सातवां है परिसंकट में पदार्थों के व्यवहार को रोकने की शक्ति। केंद्र सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह परिसंकट में पदार्थों के व्यवहार को रोकने के लिए आवश्यक प्रक्रिया तथा रक्षा उपायों को निर्धारित करे। अब है आठवां धारा 3(2)(8) विनिर्माण प्रक्रियाओं, सामग्रियों तथा पदार्थों के परीक्षण करने की शक्ति। ऐसी विनिर्माण प्रक्रियाओं, सामग्रियों तथा पदार्थों के परीक्षण करने की केंद्रीय सरकार को शक्ति प्रदान की गई है जिनसे पर्यावरणीय वातावरण कारित होना संभाव्य है। अब है अगला 9वां पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी हुई समस्याओं के संबंध में अनुसंधान तथा शोध कराने की शक्ति। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली नई नई समस्याओं का अनुसंधान तथा शोध कराने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करें। जैसे कि वर्तमान समय में पॉलीथीन से संबंधित समस्या है जिसके अंतर्गत पॉलीथीन की थैलियों अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक
प्रयोगशालाओं और इत्यादि संस्थाओं से निकलने वाले कचरों से पर्यावरण प्रदूषण की नई समस्या उत्पन्न हो रही है, जिनके समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के अनुसंधान व शोध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब है 10वां, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के लिए निरीक्षण करने व आवश्यक निर्देश देने की शक्ति। इसके अंतर्गत पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा शमन के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु ये शक्ति प्राप्त है कि वह अपने प्राधिकारियों, अधिकारियों तथा व्यक्तियों को निर्देश दे सके तथा आवश्यकता पड़ने पर परिसर, संयंत्र, उपकरण, यंत्र विनिर्माण में प्रवेश कर उनकी क्रियाओं, सामग्रियों तथा पदार्थों का निरीक्षण कर सके। 11वां है पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं तथा संस्थाओं की स्थापना करने तथा उनको मान्यता प्रदान करने की शक्ति। इसके अधीन केंद्र सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीनस्थ किए जाने वाले कृत्यों के पालन के लिए पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं तथा संस्थाओं की स्थापना कर सके तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा स्थापित प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान कर सके। अब है 12वां, सूचनाएं संग्रहित करना तथा उनका प्रचार प्रसार करने की शक्ति। इस धारा के अधीन केंद्र सरकार को शक्ति प्राप्त है कि वह पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े विषयों के संबंध में सूचनाएं संग्रहित करे तथा उनका प्रचार प्रसार करे ताकि सामान्य जनता को पर्यावरण प्रदूषण के खतरों के बारे में जानकारी हो सके। अब है 13वां, पर्यावरणीय प्रदूषण निवारण के लिए नियम पुस्तिकाएं, संहिताएं तथा मार्गदर्शिकाएं तैयार करने की शक्ति। इस धारा के अधीन केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा शमन से संबंधित पुस्तिकाएं, नियम पुस्तिकाएं, संहिताएं तथा मार्गदर्शिकाएं तैयार करने की शक्ति प्राप्त है तथा किए गए प्रयासों की जानकारी जनता को कराने के संबंध में भी शक्ति प्राप्त है। 14वां और आखिरी धारा 3(2)(14) के अनुसार अन्य आवश्यक कार्य करने की शक्ति भी केंद्रीय सरकार को इस धारा के अधीन प्रदान की गई है। इसके अनुसार केंद्र सरकार को यह असीमित शक्ति दी गई है कि वह इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु अन्य वे सभी कार्य करे जिन्हें कि वह आवश्यक समझ जाए। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण वाद है MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1992 SC 382। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने जागरूकता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जानकारी जन जन तक पहुँचाए तथा इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे विद्यालयों, महाविद्यालयों, यूनिवर्सिटीज़ इत्यादि में पर्यावरण विषय को पाठ्यक्रम व अनिवार्य विषय के रूप में समायोजित किया जाए। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम या अन्य प्रचार प्रसार के माध्यमों के द्वारा इसका पर्यावरण के संबंध में प्रचार किया जाए तथा सिनेमा हॉलों में स्लाइड को प्रदर्शित किया जाए। सिनेमाघरों में फिल्मों के संचालन से पूर्व पर्यावरण के संबंध में स्लाइडों को प्रदर्शित किया जाए। नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाए। पर्यावरणीय प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन तथा वाद विवाद व पोस्टर प्रतियोगिताओं का कराया जाना इसके आदि प्रमुख है, जो कि व्यक्ति को इस संबंध में पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण, निवारण और शमन इत्यादि के संबंध में जानकारी हो सके और वह पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में अपना सहयोग प्रदान कर सके। अब है धारा 4,
धारा 4 अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में है। धारा 3 की उपधारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसे पदाभिमानों सहित ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी और उन्हें इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियां और कर्तव्य सौंप सकेगी जिन्हें वे ठीक समझें। उपधारा 1 के अधीन नियुक्त अधिकारी केंद्रीय सरकार के या यदि उस सरकार द्वारा इस प्रकार निर्देश दिए जाएं तो धारा 3 की उपधारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण या प्राधिकरणों यदि कोई हो के अथवा किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी के भी साधारण नियंत्रण और निर्देशाधीन होंगे। धारा 4 में केंद्र सरकार के अधिकारियों को नियुक्त करने की विशेष शक्ति प्राप्त है। केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उचित समझे तो विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी। ऐसे अधिकारियों के पदनाम भी केंद्र सरकार जैसे चाहे वैसे रख सकती है, बशर्ते कि धारा 3 की उपधारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। इस धारा 4 में नियुक्त अधिकारी केंद्रीय सरकार के सामान्य नियंत्रण तथा निर्देशाधीन कार्य करेंगे। इसी प्रकार यदि केंद्र सरकार निर्देशित करे तो ऐसे अधिकारी धारा 3 की उपधारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के प्राधिकारी अथवा अधिकारी के अधीन भी रखे जा सकेंगे। इससे स्पष्ट है कि केंद्रीय सरकार की सर्वोच्च कार्यपालिकीय शक्ति के अधीन इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी अधिकारी व कर्मचारी रखे जाएंगे। केंद्र सरकार की शक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अब है धारा 5 निर्देश देने की शक्ति। केंद्र सरकार किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी किंतु इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को निर्देश दे सकेगी और ऐसे व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे निर्देशों को अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा। अब है स्पष्टीकरण। संदेहों के निवारण के लिए ये घोषणा की जाती है कि इस धारा के अधीन निर्देश देने की शक्ति के अंतर्गत पहला, किसी उद्योग, परिचालन, संक्रिया या प्रक्रिया को बंद करने अथवा उसे निषेधित करने या उसका प्रतिषेध या विनियमन करने का निर्देश देने की शक्ति है। या दूसरा, विद्युत, जल या किसी अन्य सेवा के प्रदाय को बंद करने या विनियमित करने का निर्देश देने की शक्ति है। यह धारा केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने की एक अनन्य शक्ति प्रदान करती है। इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को समुचित आदेश या निर्देश दे सकती है। यदि कोई भी निर्देश केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं तो वह व्यक्ति, अधिकारी तथा प्राधिकारी आबद्ध होगा और उन निर्देशों का पालन करेगा। अब है छठा, धारा 6 पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा धारा 3 में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों के बाबत नियम बना सकेगी। दूसरा, विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी
या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे। अर्थात पहला है विभिन्न क्षेत्रों और परियोजनाओं के लिए वायु, जल या मिट्टी की क्वालिटी के लिए मानक निर्धारित करने की शक्ति। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषकों की, जिसके अंतर्गत शोर भी है, के संकेंद्रण के लिए अधिकतम अनुज्ञेय सीमा निर्धारित करने की शक्ति। जैसे कि फायरवर्क्स के मामलों में प्रत्येक आइटम की अधिकतम आवाज़ की सीमा निर्धारित करना। तीसरा है परिसंकट में पदार्थों के हथलाने या व्यवहार करने की दृष्टि से उद्योगों में प्रक्रिया और रक्षा उपायों निर्धारित करने की शक्ति। अर्थात विभिन्न प्रकार के परिसंकट में पदार्थों को व्यवहार में लाने पर प्रतिषेध या निर्बंधन लगाने की शक्ति अथवा उद्योगों में प्रक्रिया और रक्षा उपाय निर्धारित करने की शक्ति। अगला है विभिन्न क्षेत्रों में परिसंकट में पदार्थों से हथलाने तथा प्रतिषेध और निर्बंधन लगाने की शक्ति। धारा 6 के अंतर्गत परिसंकट में पदार्थों के संबंध में दो बातें बताई गई हैं, जिसमें पहला है कि परिसंकट में पदार्थों को व्यवहार में लाने के लिए प्रक्रिया और उसके रक्षा उपाय या सेफगार्ड्स के बारे में बताया गया है। जबकि दूसरा जो भाग है उसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में परिसंकट में पदार्थों के व्यवहार करने पर प्रतिषेध और निर्बंधन लगाए जाने के बारे में बताया गया है। एक और जहाँ इसकी प्रक्रिया बताई गई है तो उसके दूसरे भाग में इसे व्यवहार करने की दृष्टि से उसमें निषेध और निर्बंधन लगाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। अब है अगला विभिन्न क्षेत्रों में प्रक्रिया और संक्रिया चलाने वाले उद्योगों के अवस्थान पर प्रतिषेध और निर्बंधन लगाने की शक्ति। अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के स्थान निर्धारित करने तथा उनके लिए निर्धारित प्रक्रिया निश्चित करने की शक्ति दी गई है। फिर है अगला ऐसी दुर्घटनाओं के निवारण के लिए जिनसे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए उपचारिक उपायों का उपबंध करने के लिए प्रक्रिया और रक्षा उपाय। इसके अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रक्रिया और रक्षा उपाय सुनिश्चित करने की शक्ति दी गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अध्याय 2 में केंद्र सरकार को विस्तृत शक्ति प्रदान की गई है और इसके अंतर्गत वह पर्यावरण प्रदूषण के लिए धारा 3 व 6 में वर्णित विषयों पर जो उचित समझे कार्रवाई कर सकती है। पर्यावरण की रक्षा करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है, जिसमें नागरिकों के प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा हो सके तथा इसी के साथ राज्य के साथ साथ आम जनता और हमारा भी कर्तव्य है कि हम पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं तथा समय समय पर जागरूकता के संबंध में सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए सरकार का सहयोग करें तथा हमारी भूमिका पर्यावरण संरक्षण में अति महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमें स्वयं तथा हमें हमारे आसपास रहने वाले और समस्त लोगों को पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जागरूकता और कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहिए ताकि हम स्वयं तथा अन्य व्यक्ति भी पर्यावरण संरक्षण में अपनी और पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम में अपनी और समाज के लोगों को जागरूक करें
ताकि हमें प्रदूषण मुक्त वातावरण मिल सके और स्वच्छ वातावरण में हम अपना जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद।